नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 30 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो मेनली 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के दौरान जो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी, इस इशू से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईटी बिल 2025 में डिजिटल वर्चुअल स्पेस को भी सर्च करने की बात कही गई है, लेकिन इसको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और लास्ट आर्टिकल डेली पायोनियर का हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा देखो एथिक्स से भी संबंधित है, वैसे मेंटल हेल्थ का है लेकिन थोड़ा एथिक्स का टच है इस आर्टिकल में। तो 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था ना, डेली आपको समरी मिलती है एडिटोरियल की, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। बहुत से लोगों ने बोला कि सर टेलीग्राम पे डाल दें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो वैसे तो वेबसाइट से यार सारा क्लासिफिकेशन के साथ में आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे भी डाल दूं ताकि आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सको। वेबसाइट पे फ़ायदा ये होता है कि आपको ना पूरा क्लासिफिकेशन से मिल जाता है। 27 जून का, 26 जून का, 25 जून का, क्लिक करो डाउनलोड हो जाए, क्लिक करो डाउनलोड हो जाए। टेलीग्राम में ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 1 में जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है ना, वहाँ से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए और इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या क्या हुआ था, इससे संबंधित हम 2-3 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे, सरकार ने काफ़ी ज्यादतियाँ की थी। उस समय इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, छोटे बेटे, वैसे देखो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ना इन्होंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सोशल प्रोग्रेस के लिए, 5 पॉइंट प्रोग्राम फॉर सोशल प्रोग्रेस, जिसमें क्या क्या बोला गया था। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। संजय गांधी का विश्वास देखो ये था कि जो बढ़ती जनसंख्या है ना, वो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और सोशल प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पहला था फैमिली प्लानिंग। इसके बाद दूसरा था लिटरेसी, मतलब एजुकेशन को प्रमोट करना। संजय गांधी ये चाहते थे कि सब लोग लिटरेट होने चाहिए इंडिया में। उन्होंने एक स्लोगन दिया था लिटरेसी से संबंधित। स्लोगन था 1 टीच 1, यानी एक लिटरेट पर्सन दूसरे इलिटरेट पर्सन को जरूर पढ़ाए। मतलब महेश जैसे लिटरेट है, वो एक और दूसरे इलिटरेट पर्सन को, रमेश को जरूर पढ़ाए। 1 टीच 1। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट देखो, दहेज प्रथा के अगेंस्ट था, लेकिन इस पर ना इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। दो चीज़ें, एक तो दहेज प्रथा, एक इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म को मिटाना भी एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव था कि सब इक्वल हों समाज में, बट इन दोनों पर इतना फोकस नहीं किया गया। लास्ट पॉइंट था ट्री प्लांटेशन, मतलब पेड़ उगाए जाएं जिससे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, हरियाली दिखे, स्वच्छ इन्वायरमेंट हो, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम था संजय गांधी का, लेकिन इसमें ना सबसे ज़्यादा फोकस हुआ किस पे? फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन पे, यानी जबरदस्ती नसबंदी करवा दी गई। देखो यहां पे ना एक कंसेप्ट होता है जो आपने शायद सुना भी होगा, मालथूस का कंसेप्ट। मालथूस ने ये बोला था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन रिसोर्सेज उतना ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाते, फिर जिसकी वजह से गरीबी आती है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। ये मालथूस ने बोला था, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज उतना तेजी से नहीं बढ़ते। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो तरीका अपनाया गया, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी। ये देखो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें ना जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसको परमानेंटली रोक दिया जाता है। वैसे तो आमतौर पे इसे फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नॉर्मली ये वॉलंटरी होता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई नसबंदी करवाता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं था, स्टेट स्पॉन्सर्ड नसबंदी हुई, मतलब स्टेट ने जानबूझ के फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे स्टेरिलाइजेशन करवाया लोगों का, और जिन्होंने नहीं करवाया फिर उनको इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े। इसके बाद राइटर ना कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि ऐसा नहीं कि ये फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही करवाए गए, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे ये फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुए हैं। अब ये डेटा वैसे देखो हमारा इतना काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में ना
यूनाइटेड स्टेट्स में 1907 से लेकर 1979 के बीच में ना 60,000 से ज़्यादा लोगों की ना नसबंदी हुई। किनकी हुई? जो मानसिक रूप से बीमार थे, गरीब लोग, ब्लैक्स, नेटिव अमेरिकन्स, लैटिन वुमेन, ये सब सेक्शंस शामिल थे जिनकी ना नसबंदी हुई। और इसमें ना यूजेनिक्स का एलिमेंट भी था। यूजेनिक्स समझते हो? यूजेनिक्स मतलब जो योग्य लोग हैं ना, जो फिट हैं, सिर्फ उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार होना चाहिए, और जो अनफिट हैं, जो कमज़ोर हैं, वो बच्चे ना पैदा करें। हिटलर की भी तो यही सोच थी ना। हिटलर ये मानते थे कि जो हमारी जो रेस है ना वो ज़्यादा प्योर है, और यहूदी जो हैं इनके साथ में शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए, इससे फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे। ऐसी सोच थी हिटलर की। ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक सोच है यूजेनिक्स वाली, कि जो कमज़ोर या फिर अयोग्य हैं उन्हें बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये सोच देखो अलग अलग देशों में देखने को मिली फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के दौरान। कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं कि इंडिया में भी इमरजेंसी के दौरान जो ये ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई ना, तो उस समय भी यही सोच भी थी। तभी तो निशाना कौन थे? जब देखो हमारे देश में नसबंदी करवाई गई तो निशाना थे गरीब लोग, स्लम में रहने वाले लोग, दलित, माइनॉरिटी, रूरल कम्युनिटी के लोग। तो ये टारगेट थे। सोच यूजेनिक्स वाली भी थी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं ना, अलग अलग देशों में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुआ है। जैसे नाजी जर्मनी में भी बड़े स्केल पे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुआ, स्वीडन में भी हुआ, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई, और वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान देखो लाखों लोगों का ज़बरदस्ती बिना उनकी सहमति के स्टेरिलाइजेशन करवाया गया। मेनली चाइना में रूरल और एथनिक माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा टारगेट किया गया। तो ये कुछ दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स थे। अब आते हैं फिर से इंडिया पर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, नसबंदी के टारगेट कौन थे? मेनली गरीब, स्लम ड्वेलर्स, दलित, माइनॉरिटीज़ या फिर रूरल कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे। ये देखो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ विरोधियों को दबाने के लिए, समाज में डिसिप्लिन लाने के लिए, डर पैदा करने के लिए भी स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया। जैसे बिहार में ना जयप्रकाश नारायणन ने जो प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। अब इसमें बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, तो उनकी भी जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई ताकि डर पैदा हो, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर ना आए। इसके अलावा वो यात्री जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, डेली वेज वाले लेबरर, भिखारी, अंडर ट्रायल वाले प्रिजनर, और इधर उधर घूमने वाले जो मॉन्क्स थे, साधु थे, हिप्पी दिखने वाले यूथ, सबकी नसबंदी हुई। ये टारगेट थे। नसबंदी को इवन पॉलिसी में भी शामिल किया गया। जैसे कोई राशन लेने के लिए जा रहा है, राशन लेने के लिए गया है पीडीएस की शॉप पे, अगर स्टीरिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भगा दिया जाता था, नहीं मिलेगा राशन, पहले स्टीरिलाइजेशन का, नसबंदी का सर्टिफिकेट दिखाओ। इतने बड़े स्केल पे जबरदस्ती नसबंदी हुई कि बहुत सारे गांव के लोग तो ना अपना गांव छोड़ के जंगलों में भाग जाते थे और पुलिस उनका पीछा करती थी। इवन ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिशियल्स थे ना, जैसे ब्लॉक ऑफिशियल्स, पंचायत हेड, टीचर, डॉक्टर्स, लोकल पुलिस, इन सबको ना टारगेट दिए जाते थे कि तुम्हें इस हफ्ते 50 लोगों की नसबंदी करनी है, और जो करते फिर उनको इनाम भी दिया जाता था। इवन लोगों को जो नसबंदी करवाते उनको कैश, राइस, और ये बोला जाता था कि हम आपको ना जॉब में प्रेफरेंस देंगे। तो ये सब हुआ था। लेकिन देखो लोगों ने विरोध भी किया। जैसे उत्तर प्रदेश में ना 16 अक्टूबर 1976 को मुजफ्फरनगर के खालपुर में लोगों ने विरोध किया, तो 25 लोगों को गोली मार दी गई। नसबंदी का विरोध कर रहे थे ये लोग। हरियाणा में उतावड़ विलेज है, वहाँ पे पुलिस ने रेड मारी, लाइट काट दी और ज़बरदस्ती 180 लोगों की नसबंदी की। तो ये जो टाइम था ना इमरजेंसी का, इसे आज भी याद किया जाता है कि नसबंदी का टाइम। मतलब कुछ लोग ना इसे इमरजेंसी का टाइम नहीं बोलते, इसे बोलते हैं नसबंदी का टाइम। समझ गए? बाद में देखो 1977 में जब इलेक्शंस हुए ना, 1977 में जब इलेक्शंस हुए, तो उस समय विपक्ष ने एक कैंपेन चलाया था, क्या मिल गया सरकार को, इमरजेंसी लगा के, नसबंदी करके। 1978 में एक मूवी भी आई थी नसबंदी पे। तो कुल मिला के देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन का, पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। तभी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी उस समय जो इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हुए थे।
आज भी देखो जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है ना, तो ये जो टर्म है ना नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन, ये डर से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा क्रूएलिटी हुई थी कि वो डर आज भी जनता में कायम है। लोगों का ना सरकार के ऊपर से ट्रस्ट टूट गया था। तो ये जो सब कुछ हुआ ना, ये हमें बताता है कि सरकार को ना हमेशा अपनी पावर ना रिस्पॉन्सिबली यूज करनी चाहिए। ये पूरा एपिसोड फोर्स स्टेरिलाइजेशन का हमें ये भी याद दिलाता है ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हर पर्सन का देखो अपनी बॉडी के ऊपर अधिकार होना चाहिए। दूसरा, ये एपिसोड हमें ये भी याद दिलाता है कि स्टेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अपने एक्शंस के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, हमने ये एक्शन क्यों लिए। तीसरा, डेमोक्रेसी देखो कितनी भी मैच्योर हो, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो बाद में देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारे नंबर्स भी हैं कि 1975 में कितने लोगों की नसबंदी हुई, 1976 में कितने लोगों की हुई, 1977 में कितने लोगों की हुई। ये सब नंबर्स हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल का एसेंस इंपॉर्टेंट था। समझ गए? चलते हैं आगे। रिवीजन वगैरह के लिए देखो आप इस प्रकार के जो इन्फोग्राफिक्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइमरी टारगेट कौन थे, मेजर इंसिडेंट्स कहाँ पे हुए, खालपुर मैसेकर यूपी में हुआ, उतावड़ विलेज हरियाणा में, संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम, कंट्रोल मेथड्स क्या थे, जैसे राशन शॉप्स पे राशन नहीं दिया जाता था बिना स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट के, कोटा दिए जाते थे टीचर्स को, इन सबको कि आप इतना करवाओ, इंसेंटिव दिए जाते थे कि अगर स्टेरिलाइजेशन करवाओगे तो कैश मिलेगा, राइस मिलेगा, अगर नहीं करवाओगे तो जॉब जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें तो आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो। ग्लोबल एग्जाम्पल्स ये सब हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आईटी बिल 2025 से संबंधित है और इस बिल के अंदर ना डिजिटल सर्च पावर्स के ऊपर में फोकस किया गया है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ना हाल ही में एक नया बिल प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, इसका नाम था इनकम टैक्स बिल 2025। अब नई चीज क्या है, इस बिल में ना एक खास प्रपोजल है। टैक्स अथॉरिटीज को पावर दी गई है कि अब वो वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है टैक्स पेयर्स का, उसे भी एक्सेस कर सकेंगे। मतलब देखो पुराना जो इनकम टैक्स का एक्ट है ना 1961 का, उसमें ये प्रोविजन था अगर टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि इनकम छुपाई गई है तो सर्च एंड सीजर का ऑप्शन होता था। सर्च एंड सीजर कि आप जो फिजिकल स्पेस है घर वगैरह जाके, ऑफिस वगैरह जाके चीज़ें सर्च कर सकते हो, जब्त कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इनकम छुपाई गई है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो पावर थी ना, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 132 में थी और ये सिर्फ फिजिकल जगहों तक सीमित थी, घर, ऑफिस, लोकर, ये सब। बट इनकम टैक्स बिल 2025 में ना अब इस स्कोप को एक्सपेंड करने की बात कही गई है कि जो अथॉरिटीज हैं वो डिजिटल स्पेस को भी एक्सेस कर सकेंगे, वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी एक्सेस कर सकेंगे। राइटर बोलते हैं देखो डिजिटल स्पेस बहुत वास्ट होता है। अब डिजिटल स्पेस में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिजिटल स्पेस में देखो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपके दोस्त हैं, फैमिली है, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है। जब देखो आपका अकाउंट एक्सेस होगा तो इन सब की भी प्राइवेसी अफेक्टेड होगी। राइटर के एग्जांपल भी देते हैं। मान लीजिए आपकी ना आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया में, मतलब व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजी गई हैं, तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ये सब चीज़ें भी एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की प्राइवेसी भी इससे प्रभावित हो जाएगी। नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखो टैक्स अथॉरिटीज ना एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब आपने व्हाट्सएप पे कोड लगा रखा है या फिर फोन का पासवर्ड है, तो इन सब चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज। लेकिन यहाँ पे देखो एक चैलेंज भी है। चैलेंज जैसे व्हाट्सएप के जो चैट हैं वो तो इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी उनको पढ़ना मुश्किल है। तो कैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपनी ये पावर को ऑपरेशनलाइज करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी, अभी ये क्लियर नहीं है। और वर्चुअल डिजिटल स्पेस देखो कितना ज़्यादा वास्ट है, आप सोच के देखो क्या क्या आ जाता है वर्चुअल डिजिटल स्पेस में। ईमेल्स, आपके सारे ईमेल कन्वर्सेशन, पर्सनल क्लाउड ड्राइव्स जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आपकी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स,
सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपकी सारी पोस्ट, चैट, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपने क्या क्या परचेज किया है, क्या क्या पेमेंट की है, इसी नेचर का और कोई भी जो अकाउंट है जो आपने ऑनलाइन बनाया है, shaadi.com पे आपने अकाउंट बनाया है, सब आ जाता है। इसके बाद राइटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ये क्यों गलत है। पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो मैंने आपको बता ही दिया, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये उनकी प्राइवेसी का भी उल्लंघन होगा। और आपके फ़ोन में देखो क्या क्या होता है, बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो सिर्फ टैक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे डिजिटल जीवन में झांकना, ये तो देखो एक बहुत बड़ी घुसपैठ होगी। फिर दूसरा है ओवररीच। ओवररीच मतलब अब एक जर्नलिस्ट है जो सरकार के खिलाफ लिखता है, जर्नलिस्ट है सरकार के खिलाफ लिखता है, लिखती है, अब सरकार ने ना उसे डराने के लिए जानबूझ के इनकम टैक्स की रेट डलवा दी। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले जर्नलिस्ट का फ़ोन के अंदर झांकेंगे। अब फ़ोन के अंदर तो सब मिल जाएगा ना कि जर्नलिस्ट का सोर्स क्या है, उसको सरकार के खिलाफ जानकारी कहाँ से मिलती है, तो फिर जर्नलिस्ट तो अपना काम ही नहीं कर सकेगा। तो इससे तो जर्नलिज्म की जो आज़ादी है वो भी खतरे में आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट भी देखो इस चीज़ का रिस्क समझती है, इसी वजह से ना सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में गाइडलाइंस इशू की थी कि यूनियन गवर्नमेंट ना प्रोटोकॉल बनाए डिजिटल डिवाइस कब वो सीज कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। कोर्ट ने देखो ये भी कहा कि सर्च तभी होना चाहिए जब रीजन टू बिलीव हो, यानी सिर्फ शक ना हो, सिर्फ शक की बुनियाद पे, शक के बेस पे आप किसी का फ़ोन सीज कर लो, ये सब नहीं होना चाहिए। आपके पास में ना कॉन्क्रीट यानी मजबूत रीजंस होने चाहिए विश्वास करने के कि हाँ चोरी की गई है, तभी आप सीज करो, अदरवाइज नहीं, तभी आप सर्च करो। फिर नेक्स्ट है सर्विलियंस। राइटर बोलते हैं देखो इस बिल में ना कुछ खास गार्ड रेल्स नहीं है। गार्ड रेल्स मतलब कोई लिमिट या सुरक्षा का उपाय नहीं है। अगर सरकार जाती करती है तो कोई सरकार को रोकने के लिए प्रोविजन भी तो होना चाहिए ना। कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, जजेस की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, टैक्स अथॉरिटीज खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसका डिजिटल वर्चुअल स्पेस में झांकना है। तो ये तो गलत है ना। मतलब सरकार के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर कोई तो होना चाहिए जो ओवरसाइट कर रहा हो कि हाँ भाई गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये तो अनलिमिटेड पावर देने वाली बात हो गई अथॉरिटीज को। जब देखो टैक्स अथॉरिटीज को यानी सरकार को इतना ज़्यादा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा तो फिर सरकार उस चीज़ का ना मिसयूज करने लगती है। दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कनाडा का। कनाडा में ना चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम गारंटीज का सेक्शन 8 है। इसमें 3 प्रोविजन किए गए हैं। मतलब हर एक सर्च के लिए ना 3 चीज़ें जरूरी हैं। सबसे पहले प्रायर ऑथराइजेशन, पहले परमिशन लो। दूसरे नंबर पे अप्रूवल बाय जुडिशियल अथॉरिटी, न्यूट्रल जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब जज की परमिशन लो। तीसरे नंबर पे रीजनेबल एंड प्रोबेबल ग्राउंड्स, पक्के और मजबूत सबूत होने चाहिए तभी आप सर्च कर सकते हो। तो कनाडा में ये प्रोविजन है देखो, प्रायर ऑथराइजेशन, अप्रूवल बाय न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशियल अथॉरिटी, और सबसे लास्ट में पक्के सबूत होने चाहिए। इसके बाद देखो यूएसए का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। यूएसए में जो टैक्स पेयर्स के राइट्स हैं ना वो प्रोटेक्टेड हैं। मतलब बोला गया है राइट्स में कि इन्फोर्समेंट एक्शन जरूरत से ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे एक फेमस केस था रिले वर्सेस कैलिफोर्निया। इस लैंडमार्क केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था मोबाइल फ़ोन का डेटा एक्सेस करने से पहले वारंट होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो राइटर कहते हैं जब देखो यूएसए में टैक्स पेयर के राइट प्रोटेक्टेड हैं, कनाडा में प्रोटेक्टेड हैं, तो इंडिया में इतना ज़्यादा कठोर कानून क्यों आ रहा है। हम हमेशा एक कानून का जिक्र करते हैं, पुट्टास्वामी केस, जिसमें प्राइवेसी का उल्लंघन करना हो तो 3 टेस्ट पास करने जरूरी हैं। सबसे पहले लेजिटिमेट एम होना चाहिए, सरकार का मकसद सही हो, चलो मान लिया इसमें मकसद सही है कि टैक्स चोरी को रोकना है। दूसरा है सेटिस्फाई नेसेसिटी, मतलब ये कदम उठाना जरूरी हो। तीसरा है अडोप्ट द लीस्ट इंट्रूसिव मीन अवेलेबल, मतलब सबसे कम जो घुसपैठ वाला तरीका है वो चुनो। आप तो पूरा मोबाइल ही सर्च कर रहे हो, मोबाइल में तो सब कुछ ही मिल जाएगा। ये लीस्ट घुसपैठ वाला नहीं है, मोस्ट घुसपैठ वाला तरीका है काम करने का। तो रिकमेंडेशंस भी देते हैं लास्ट में राइटर बोलते हैं सबसे पहले ये जो डिजिटल वर्चुअल स्पेस की डेफिनेशन है ना, इसे नैरो डाउन करो।
इसमें स्पेसिफिकली बताओ क्या सर्च किया जा सकता है क्या नहीं। इसमें यह लिखा गया है एनी स्पेस ऑफ सिमिलियर नेचर। एनी स्पेस ऑफ सिमिलियर नेचर में तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ भी ऑनलाइन प्रेजेंस, सब कुछ आ जाता है। तो जो भी सर्च करें वो फाइनेंशियल डेटा तक सीमित होना चाहिए, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें, मतलब बैंक की एप्लीकेशंस जो होती हैं। फिर जुडिशियल वारंट मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब हर डिजिटल सर्च से पहले कोर्ट से वारंट लेना जरूरी हो, जैसे यूएसए और कनाडा में प्रोविजन है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ रीजन्स। जिस भी व्यक्ति की डिजिटल सर्च हो रही है उसको रीजन बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिड्रेसल। अगर किसी को लगता है कि उसकी प्राइवेसी वायलेट हुई है तो उनके पास में शिकायत करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स बिल 2025 में जो प्रोविजन है उससे संबंधित। चलते हैं आगे। रिवीजन के लिए आप देखो, पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें सेक्शन 132 सिर्फ फिजिकल स्पेसिस तक सीमित था, सर्च एंड सीजर। लेकिन प्रपोज्ड जो बिल है 2025 का, इसमें वर्चुअल डिजिटल स्पेस को ऐड किया गया है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस में तो सब कुछ आ जाता है, ईमेल, क्लाउड ड्राइव, सोशल मीडिया। एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकती हैं टैक्स अथॉरिटीज़, मतलब पासवर्ड वगैरह लगा रखा है तो उसे ओवरराइड कर सकती हैं। क्या कंसर्न्स हैं? मैसिव स्कोप एक्सपेंशन, मतलब देखो डिजिटल स्पेस में तो पर्सनल चीज़ें भी आ जाएंगी ना, आपकी परिवार वालों के साथ इंटीमेट पिक्चर्स हैं वो सब भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा। थर्ड पार्टी एक्सपोजर, मतलब वो वाला पॉइंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट पिक्चर्स हैं वो भी टैक्स अथॉरिटीज़ एक्सेस कर सकेंगे, थर्ड पार्टी का भी एक्सपोजर हो जाएगा। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियली ब्रीच, मतलब जैसे जर्नलिस्ट वगैरह हैं, अब इन्होंने अपने सोर्सेज हैं इनके जिनकी सहायता से इन्होंने सरकार को एक्सपोज किया था, तो वो सोर्सेज भी खतरे में आ जाएंगे। कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, मतलब कोई वारंट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेन कंसर्न्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर बोलते हैं यूरेशिया में देखो अभी बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया। कैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है? एक तरफ देखो रशिया और यूक्रेन का वार तो 2022 से चल ही रहा है, दूसरी तरफ इजराइल गजा में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इजराइल और यूएसए एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में अभी ज़बरदस्त टेंशन्स देखने को मिली। आज के समय में देखो ट्रंप की जो पॉलिसीज है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी जैसे ईरान के ऊपर हमले हुआ उससे पहले ट्रंप ने किस प्रकार से अनसर्टेनिटी पैदा की, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी, ईरान पे हमले का मैं ऑर्डर दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। मतलब वो इस चीज़ में प्राउड महसूस करते हैं कि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी रहे, मैं सरप्राइज करूँ। और देखो यूएसए हो चाहे यूरोप हो, ये कर रहे हैं धीरे धीरे डिक्लाइन। और चाइना जो अभी किसी वार में नहीं पड़ रहा, चुपचाप जबरदस्त सुपर पावर बनता जा रहा है। लेकिन देखो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, इनसे एक नया ग्लोबल ऑर्डर भी इमर्ज हो रहा है। राइटर बोलते हैं इंडिया की दिक्कत ये है, जब देखो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है लेकिन जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, पुरानी सोच है, उसके आधार पर ही इंडिया की पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। इंडिया को भी नए सिरे से अपनी डिप्लोमेसी अपनानी होगी, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को अपनाना होगा। जैसे चाइना का एग्जांपल दिया जाता है, चाइना में जब माओ का रूल था ना तो उस समय कल्चरल रेवोल्यूशन एक लॉन्च किया गया था माओ के द्वारा, जिसमें बहुत लोगों की जान भी गई थी। अब इसमें ना 4 पुराने ओल्ड्स को छोड़ने की बात कही थी, जैसे पुरानी आइडियोलॉजी को छोड़ दो, पुराने कल्चर को छोड़ दो, पुरानी आदतों को छोड़ दो, पुराने कस्टम्स को छोड़ दो। राइटर बोलते हैं उसी प्रकार से देखो इंडिया को भी ना अपने पुराने माइंडसेट से निकलने की आवश्यकता है। अब हाल ही के सालों में क्या हुआ है, एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 की साइडलाइंस पर यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ये जो इनिशिएटिव है ये साउथ एशिया को गल्फ कंट्रीज से और यूरोप से जोड़ता है। ये देखो अगर ये इनिशिएटिव सफल होता है तो स्वेज कैनल को बाईपास किया जा सकता है। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं अभी ना इजराइल का गजा में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो और भी वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स हुई उसकी वजह से ना ये जो इनिशिएटिव था ठंडे बस्ते में चला गया।
लेकिन ये इनिशिएटिव देखो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को इस इनिशिएटिव के लिए ना ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोला ये जो इनिशिएटिव है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के BRI का काउंटर है। लेकिन देखो सिर्फ पेपर्स में ये बातें अच्छी लगती हैं, ग्राउंड लेवल पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रियल टाइम चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन के ना 27 में से 17 देश BRI में शामिल हैं। ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज BRI का हिस्सा हैं। लेकिन ये जहाँ BRI देखो इतना आगे बढ़ चुका है, आप देखो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है। और कितना बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइटर एग्जाम्पल देते हैं कि बोला तो जाता है कि ये स्वेज कैनल का अल्टरनेटिव होगा। स्वेज कैनल में ना एक दिन में फॉर एग्जांपल 75 शिप्स गुजरते हैं और एक शिप में ना 1 लाख टन का माल होता है। लेकिन ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इसमें क्या होगा, ये तो देखो पूरा सी रूट है, उसके बाद ये पूरे गल्फ रीजन में रेल लाइन चलेगी और उसके बाद फिर से सी से सामान शिप्स में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ये सामान कैसे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। एक ट्रेन पर माल आता है सिर्फ 5500 टन का, यानी एक शिप में जितना माल आता है ना उतना तो 18.5 ट्रेन्स में आता है। तो सोच के देखो एक दिन में कितनी ट्रेन्स चलानी होंगी अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्वेज कैनल का अल्टरनेटिव बनाना है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखो पुराने समय में इंडिया ना यूरोप से ट्रेड किया करता था। इंडिया से मसाले और टेक्सटाइल जाया करते थे, बदले में गोल्ड मिला करता था। तो ठीक उसी प्रकार से ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर काम करेगा। लेकिन आज की रियलिटी देखो अलग है। जैसे उस समय ओमान एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था रूट का, जब इंडिया ट्रेड किया करता था यूरोप से। लेकिन आज इस इनिशिएटिव में ओमान नहीं है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। फिर देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ना इंडिया यूरोप की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकेगा, पेनिट्रेट कर सकेगा। बट राइटर बोलते हैं देखो ऑलरेडी चाइना ना यूरोप की मार्केट में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है। पहली तो बात, यूरोपियन यूनियन की जो GDP ग्रोथ है बहुत कम है, 1% की है। दूसरा, चाइना जो है यूरोप की मार्केट में 55% का शेयर रखता है, बहुत ज़्यादा शेयर है। तो इंडिया के पास में स्कोप बहुत कम है पेनिट्रेट करने का। फिर राइटर बोलते हैं देखो क्या प्रोजेक्ट ढंग से इंप्लीमेंट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ना इंडिया का इतिहास रहा है बड़े बड़े इनिशिएटिव तो लॉन्च कर दिए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे 2000 में ना वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ से जाता था। अब इसमें आज जो देश है ना, रशिया, चाइना, अजरबैजान मान लीजिए, इन देशों में ना चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इंडिया तो कहीं भी नहीं टिकता। जब सिर्फ पेपर्स में रह गया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जब से मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की तब से मैं इस इनिशिएटिव के बारे में याद करता आया हूँ, पढ़ाता आया हूँ, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। इंडिया सिर्फ बातें करता रह गया, जबकि चाइना का इन्फ्लुएंस इन दो देशों में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी हमने लॉन्च की थी 1990s में। हमने सोचा था जो ईस्ट के देश हैं जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इनके साथ में ज़बरदस्त टाइज बनाए जाएंगे। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज करके कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये जो आसियान कंट्रीज है ना हमारे ईस्ट में, अब इनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2010 में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हम इनके 2022 में। लेकिन आप सोच के देखो अभी भी हमारा ट्रेड इनके साथ सिर्फ $120 बिलियन का है। चाइना का आसियान कंट्रीज के साथ में ट्रेड $1 ट्रिलियन का है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो स्पेसिफिक गोल्स एंड टारगेट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड माइंडसेट से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन से काम चलेगा, रिजल्ट से काम चलेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मेंटल हेल्थ एंड पावर ऑफ आइडेंटिटी से संबंधित है। अब इसके ऊपर एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वैसे आप इस आर्टिकल को इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस आर्टिकल में ना एक लॉ के बारे में बताया गया है, लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन।
लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्या है ये लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब देखो ये है, हम वही बन जाते हैं जिसके साथ ना हम बार बार अपने आप को जोड़ते हैं। अगर देखो हम बार बार ये सोच रहे हैं ना कि मैं थोड़ा चिंतित हूँ, मैं एंसियस हूँ, मैं फेलियर हूँ, तो दिमाग देखो उसी को फिर सच मानने लगता है। अगर हम सोचना शुरू करते हैं मैं हील कर रहा हूँ, मैं इवोल्व कर रहा हूँ, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो नए तरीके से काम करना शुरू कर देगा। देखो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो ये मानते हैं कि एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड, चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि नहीं यार, कैपेबिलिटीज एबिलिटीज सीखी नहीं जा सकती, ये जन्म के दौरान ही होती हैं। मतलब समझ गए, ये फर्क है ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के बीच में और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों के बीच में। आज के समय में ना जो मेंटल हेल्थ है ये देखो कोई लग्जरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सिर्फ अमीर लोगों की ही जरूरत है मेंटल हेल्थ, नहीं। आज के ज़माने में देखो इमोशनल सर्वाइवल की डिमांड है। लोग अक्सर कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंसियस, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये देखो सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन ना दिमाग इन शब्दों को आइडेंटिटी बना लेता है। मतलब जो वर्ड्स देखो बार बार रिपीट होते हैं फिर वो बिलीफ बन जाते हैं, और बिलीफ फिर इंसान की ना आइडेंटिटी बन जाते हैं, और आइडेंटिटी से फिर इंसान एक्शन लेता है। फिर से बोलता हूं, बार बार अगर आप कोई वर्ड बोलोगे ना तो वो आपका बन जाएगा बिलीफ आपकी बन जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से फिर आप लोगे एक्शन। मतलब देखो बार बार ये बोलना मैं डिप्रेशन में हूं, आप डिप्रेशन में नहीं हो तो भी बार बार बोल देते हो मैं डिप्रेशन में हूं, तो ये आपकी सोच बन जाएगी कि मैं डिप्रेशन में हूं। अगर आप नहीं हो तो भी आपकी सोच बन जाएगी कि मैं हूं, और फिर यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। लोग आपको बोलने लगे ये डिप्रेस्ड है, फिर आप उसी से प्रेरित होकर एक्शन लेने लगते हो। पॉजिटिव चीज़ भी आप पॉजिटिव नहीं देखोगे, आप हर चीज़ को नेगेटिव ही देखोगे, क्योंकि आपने अपनी सोच बना ली है कि मैं डिप्रेशन में हूं। समझ गए? इसीलिए ना कभी भी ये मत बोलो कि मैं डिप्रेशन में हूं, या फिर मैं एंसियस हूं, मैं टेंशन में हूं। यूं बोलो मैं हील कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन को हैंडल करना सीख रहा हूं। ये सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। मतलब हमारी लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए। रैंडमली हम ये वर्ड्स इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे नुकसान होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।